नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिटिश काल में शिक्षा और उसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1833 में जो आज्ञा पत्र आया था उसमें क्या लिखा गया था। चूँकि 1813 में जो आज्ञा पत्र आया था उसमें 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा था, लेकिन उसको कहाँ पर खर्च करना है इसके बारे में कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए ये विवाद हुआ और ये विवाद 20 साल तक चलता रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1833 में जो दूसरा आज्ञा पत्र आया था उसमें क्या था। इस आज्ञा पत्र के अनुसार 1813 के आज्ञा पत्र का संशोधन किया, यानी उसमें सुधार किया गया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला ये कि वार्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई। 20 साल में ये धनराशि बढ़ करके 1 लाख से 10 लाख हो गई। दूसरा ये कि सभी देशों की मिशनरियों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक धर्म एवं शिक्षा प्रसार के लिए अनुमति प्रदान की गई, यानी धर्म की शिक्षा और शिक्षा के प्रसार के लिए पूरी तरीके से अनुमति थी। बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकतर अधिकार अन्य प्रांतों की सरकार पर भी रहेगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए, अन्य प्रांतों पर भी उसकी सरकार रहेगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून का सदस्य मेंबर ऑफ लॉ बढ़ा दिया गया। इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। लॉर्ड मैकाले जो हैं वो ब्रिटिश शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से भारत में अंग्रेज़ी साहित्य, अंग्रेज़ी भाषा की शुरुआत हुई या पढ़ाने की शुरुआत की गई। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, लॉर्ड मैकालेस मिनट। ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले का बहुत प्रभाव रहा है। मैकाले द्वारा लगभग 150 वर्ष पूर्व जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वह आज भी भूत की तरह आधुनिक भारतीय शिक्षा को प्रभावित कर रही है, यानी आज भी हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं, आज भी हम उसको बदल नहीं पाए हैं कि ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें मैकाले की शिक्षा प्रणाली आज भी फॉलो की जा रही है, आज भी उसको हम अनुसरण कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 को भारत में कंपनी के कानूनी सदस्य बनकर आए। वे अंग्रेज़ी के प्रकांड विद्वान थे और प्राच्य विद्या को हीन मानते थे। भारत में लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। मैकाले ने 8 फरवरी 1835 को अपना ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय साहित्य तथा संस्कृत पर कुठाराघात किया गया, क्योंकि वो इसे बहुत ही नीचे स्तर का मानता था और अपनी ब्रिटिश साहित्य को, ज्ञान विज्ञान को और भाषा को वो बहुत ज़्यादा सम्मान देता था और उसके ऊपर उसको घमंड था। लॉर्ड मैकाले का यह विवरण पत्र भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण भी कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। प्राच्य साहित्य और शिक्षा का उसने विरोध किया, यानी पुरानी शिक्षा जो चली आ रही है और जो भाषा है उसका उसने विरोध किया। मैकाले ने लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों का मान भारत तथा अरबी के संपूर्ण साहित्य से अधिक है, यानी कि भारत की सारी किताबें और ज्ञान और अरबी के संपूर्ण साहित्य भी यूरोप की एक पुस्तकालय की अलमारी की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उससे भी निचले स्तर पर हैं। इसी से पता चलता है कि उसको अपने अंग्रेज़ी साहित्य पर, अंग्रेज़ी भाषा पर कितना घमंड था। अंग्रेज़ी भाषा को उसने सर्वोपरि बताया। उसने कहा कि अंग्रेज़ी भाषा को जानता है वह सरलता से उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये चाहता था कि भारतीयों को भी अंग्रेज़ी भाषा के बारे में पढ़ाया जाए, अंग्रेज़ी में ही सारे साहित्य पढ़ाए जाएँ, जिसे विश्व के सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। उसका मानना था कि वो विश्व के बुद्धिमान जातियों में से एक है। अंग्रेज़ी भारत के शासकों की भाषा है एवं राजधानियों में रहने वाले उच्च वर्ग के भारतीय भी इसे बोलते हैं। उस समय कई जो उच्च वर्ग के भारतीय थे, यानी धनी वर्ग के भारतीय थे, वो बाहर जाकर इंग्लैंड जाके पढ़ते भी थे और अंग्रेज़ी भाषा फर्राटे से बोलते थे और इसमें भी वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे। भारतीय होते हुए भी वो अंग्रेज़ी भाषा बोलने में ज़्यादा गर्व का अनुभव करते थे। मैकाले ने उच्च वर्गों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बल दिया तथा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का समर्थन किया। मैकाले ने शिक्षा की धार्मिक तटस्थता पर बल दिया, यानी कि धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जाएगी। वो धर्म के प्रचार प्रसार पर बल नहीं देना चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य
ज्ञान विज्ञान को भारतीयों तक पहुंचाना चाहता था। मैकाले ने लिखा कि हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो कि हमारे तथा उन करोड़ों लोगों के बीच मध्यस्थता कर सके जिन पर हमें शासन करना है। वे रंग तथा रक्त में भारतीय होंगे, परंतु रुचि, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे। यानी कि वेशभूषा उनकी हमारे जैसी होगी, वो बोलेंगे भी अंग्रेज़ी और हमारी तरह विचार रखेंगे, भले ही वो रंग रूप में भारतीय होंगे। लॉर्ड मैकाले का यह प्रतिवेदन जब लोक शिक्षा समिति के प्राच्यवादी दल के नेता प्रिंसेप के पास भेजा गया तो इस विवरण पत्र का उन्होंने विरोध किया, किंतु लॉर्ड बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वयं लॉर्ड बेंटिक प्राच्य विधाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उनका भी मानना था कि ये जो पुरानी साहित्य है, पुरानी यहाँ की भाषा है, वो उस स्तर की नहीं है कि इनको विद्यालय में पढ़ाया जाए। उन्होंने भी लॉर्ड मैकाले की बात का समर्थन किया। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति को लॉर्ड बेंटिक द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा को स्थायित्व मिल गया। यानी कि उसकी बात जब मान ली गई लॉर्ड मैकाले की, तो लॉर्ड बेंटिक के स्वीकृति के साथ ही अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी शिक्षा भारत में स्थापित हो गई। तत्कालीन भारत सरकार की ये प्रथम शिक्षा नीति थी। इसको अंडरलाइन करिएगा कि भारत सरकार की ये उस समय की भारत की सरकार की ये प्रथम शिक्षा नीति थी। लॉर्ड बेंटिक द्वारा 7 मार्च 1835 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। प्राच्य विद्यालयों को भंग नहीं किया जाए व उनके शिक्षकों एवं छात्रों को पहले की भांति छात्रवृत्तियां एवं वेतन दिया जाए। जो पुराने विद्यालय चल रहे हैं, गुरुकुल हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, खानका हैं या मठ हैं, विहार हैं, उनको वैसे ही चलने दिया जाए और उनके छात्रों को पहले की तरह छात्रवृत्तियां दिए जाएं और शिक्षकों को वेतन दिया जाए। शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त धनराशि को भारत में यूरोपीय साहित्य यानी कि यूरोप के साहित्य और अंग्रेज़ी साहित्य और विज्ञान के प्रचार हेतु अंग्रेज़ी शिक्षा पर खर्च किया जाए। यानी 10 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई भी पुस्तक ना छापी जाए। यानी कि अब जहाँ जितनी किताबें हैं बस वहीं तक वो सीमित रहें, आगे कोई भी किताब नहीं छापी जाएगी, कोई भी पुस्तक प्राच्य भाषाओं में नहीं छापी जाएगी जो भारतीयों की भाषा है। इस उपाय से बचने वाली धनराशि को अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु खर्च किया जाए। यानी कि इस किताबें छापने का भी जो पैसा बचेगा वो अंग्रेज़ी भाषा के विज्ञान और साहित्य की किताबों को छापने में खर्च किया जाए। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 13 दिन के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को इंग्लैंड बुला लिया गया। वह ऑकलैंड को भारत का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य विद्यालयों की आर्थिक सहायता में वृद्धि की, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई, यानी कि थोड़ी सी दया इन्होंने दिखाते हुए कुछ पैसे बढ़ा दिए और छात्रवृत्तियों की संख्या भी बढ़ाई, किंतु उसने अधोनिस्यंदन सिद्धांत को ही स्वीकार किया। यानी इन्होंने भी लॉर्ड मैकाले की ही जो शिक्षा नीति है उसका इन्होंने समर्थन किया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त एडम की भारतीय शिक्षा की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें भारत के नव जागरण के लिए यानी कि भारतीयों में नए ज्ञान विज्ञान और साहित्य के शिक्षा की नए सुझाव दिए गए, परंतु एडम के इस रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ऑकलैंड का विवरण पत्र एवं प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में हुआ। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक त्यागपत्र देकर अपने देश वापस चले गए। उनके बाद लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बेंटिक के चले जाने के बाद प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः अपने मत के समर्थन के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वो मैकाले के विवरण पत्र तथा बेंटिक के आज्ञा पत्र से असंतुष्ट थे। उन्होंने देशी भाषा के माध्यम से तथा कुछ अन्य बातों पर विवाद आरंभ कर दिया। वे अंग्रेज़ी भाषा को पूर्णतः सारे देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैंड लगभग 4 वर्ष तक विभिन्न मतों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय के लिए कुछ धन दे दिया जाए तो वो चुप हो जाएंगे। उनसे उन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए 24 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया। पहला ये कि प्राच्य विद्यालयों को पहले की तरह चलने दिया जाए, उसी तरह आर्थिक सहायता दी जाए जो पहले दी जाती थी। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में से केवल 1/4 को ही छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए।
आवश्यक प्राच्य पुस्तकें छापी जाएं। संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे वो अंग्रेजी पर खर्च की जाए। इस योजना को कार्यान्वित करने में 31,000 रुपये व्यय किए गए, जिससे कि प्राच्य शिक्षा समर्थक संतुष्ट हो गए। 10 लाख में केवल 31,000 खर्च किया गया। अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए से अधिक प्रदान करके पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों को भी उससे संतुष्ट कर दिया गया। इस प्रकार ऑकलैंड के विवरण पत्र के द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। सभी लोग इन ऑकलैंड के विवरण पत्र से संतुष्ट हो गए और इस विवाद को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अगला पढ़ना है हमको शिक्षा का छनाई का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो दी गई है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, बहुत ही फेमस है और ये पूछी भी जाती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए अच्छे समझिए। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को ही दी जाए और जन साधारण को शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर धीरे धीरे प्राप्त हो। इसे निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि हम छन्नी से किसी चीज़ को छानते हैं तो वो छन छन के ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। ठीक उसी तरीके से लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि केवल उच्च वर्ग को ही पढ़ाया जाए, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य, ज्ञान, विज्ञान इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि ये निचले तबके के अनपढ़ गरीब लोग उसके लायक नहीं हैं या उसको पढ़ने की सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं। केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही पढ़ाया जाए और उन्हीं से जन साधारण को धीरे धीरे शिक्षा मिलती रहेगी। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहिए जो हमारे तथा जनता के बीच में विचार वाहक बन सके, क्योंकि भाषा बीच में एक बाधा बन रही थी, अंग्रेज़ी भाषा। इसलिए अगर अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों को हम तैयार कर लेंगे तो वो हमारे और जनता के बीच में विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होंगे और एक ऐसा वर्ग जो कि रंग रूप से भारतीय किंतु रुचि, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज़ हो। इन्हीं लोगों का कार्य यह होगा कि ये विदेशी भाषाओं को परिष्कृत तथा संपन्न करके जनता तथा ज्ञान पहुंचाने के योग्य बनाएंगे। मैकाले का उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं था। वो निचले तबके के लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। शिक्षा छनाई के सिद्धांत का अर्थ यह था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुँचे। बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में एक चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का सिंचन करें। इस सिद्धांत को अपनाकर ब्रिटिश सरकार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती थी जो उनके शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सकें और ब्रिटिश सरकार की भक्ति करते हुए अपना जीवन अर्पित कर दें। जिस अभिप्राय को लेकर यह सिद्धांत बनाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। उच्च वर्ग को शिक्षित करने से ज्ञान जन साधारण तक नहीं पहुंच सकता भी नहीं था, क्योंकि उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। उच्च वर्ग जो था वो अपने वर्ग के लोगों के साथ ही घुलता मिलता, उठता बैठता था, उन्हीं से साथ सारे व्यवहार उनके होते थे। इसलिए निम्न वर्ग तक ये शिक्षा और साहित्य पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि शिक्षित होने के बाद वो उच्च पद पर आसीन हो जाते थे और जनता से उनका कोई भी संबंध नहीं रह जाता था। पंडित नेहरू के अनुसार अंग्रेज़ों ने भारत में एक नए वर्ग का निर्माण कर दिया था। यह अंग्रेज़ी शिक्षित वर्ग था जो जन साधारण से पृथक होकर अपने स्वयं के संसार में रहता था और जिसने अपने शासकों की सदैव सहायता की। यानी कि अंग्रेज़ी शासकों ने जो भी कार्य उनको दिए, चाहे वो भारतीयों के संहार के लिए ही क्यों ना हो, उनके विनाश के लिए क्यों ना हो, उसका उन्होंने सिर झुका करके स्वागत किया। तो आज की पढ़ाई हम यहाँ पर रोकते हैं और इसको आप लोग घर में पढ़िएगा, समझिएगा और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं आपकी किताब में, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, निश्चित उत्तरीय, उनको आप याद करना शुरू कर दीजिए।